नमस्ते बच्चों, मैं नीता शर्मा। आज हम क्षितिज काव्यखंड में करेंगे कविता कन्यादान, जिसके कवि हैं ऋतुराज। कन्यादान कविता आरंभ करने से पहले हम कवि ऋतुराज जी के बारे में जान लेते हैं। सामाजिक विषमताओं का वर्णन करने वाले कवि ऋतुराज जी का जन्म 1940 में राजस्थान के भरतपुर में हुआ। इन्होंने जयपुर विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया तथा 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य का अध्यापन किया। इनका अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषाओं पर समान अधिकार है। इन्होंने अपने लेखन में उन लोगों के विषय में लिखा जिन्हें समाज में कोई नहीं पूछता। इनकी कविताओं में हमें आसपास घटित होने वाली घटनाओं और विषमताओं का ही प्रतिबिंब नजर आता है। इनकी भाषा सरल और सहज है। इन्हें सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा सम्मान, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। इनके 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें से प्रमुख हैं एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत निरत और लीला मुखारविंद। कन्यादान कविता में माँ द्वारा बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दी गई है, जिसमें माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। कविता में माँ के दुख को प्रामाणिक कहा गया है, क्योंकि बेटी के कन्यादान पर परिवार में सबसे अधिक पीड़ा माँ को ही होती है। माँ के माध्यम से कवि स्त्री जाति को समाज में उसकी वास्तविक स्थिति समझाकर सचेत करना चाहते हैं। माँ का दायित्व है कि वह विवाह योग्य पुत्री को ऐसी सीख दे जिससे वह वैवाहिक जीवन के हर पहलू को समझने योग्य हो जाए। माँ उसे विदा करते समय समझा रही है कि वह जीवन के बाहरी सौंदर्य और वस्त्र आभूषणों में ना फंसे, वस्त्र आभूषणों पर ना रीझे, ये सब भ्रम है। वह जीवन की भयानक वास्तविकताओं को समझे, कष्टों को जाने और लड़की होकर भी लड़की सी भोली ना बने, अपना शोषण ना होने। यहाँ पर कवि ने कन्या विवाह के बाद बेटी को उसकी ससुराल भेजते समय माँ की अंतर्वेदना को चित्रित किया है। अंतर्वेदना यानी कि मन का दुख, माँ के मन के दुख को चित्रित किया गया है। तो चलिए अब कविता की व्याख्या आरंभ करते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त। कवि कहते हैं, कन्यादान करते समय लड़की की माँ का दुख बहुत ही वास्तविक था, सच्चा था। प्रामाणिक का अर्थ होता है वास्तविक, सच्चा, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। अंतिम, अंतिम का अर्थ होता है आखिरी और पूंजी का अर्थ होता है धन, क्योंकि उसकी कन्या ही उसकी एकमात्र पूंजी थी। उसी से वह अपने सुख दुख बांट सकती थी। बेटी ही माँ के संपूर्ण जीवन की पूंजी थी। माँ अपना संपूर्ण जीवन पुत्री को गढ़ने में सारी ममता, सारी शक्ति लगा देती है। अतः कन्यादान करते समय माँ का दुख गहरा हो जाता है, बहुत गहरा हो जाता है। आगे देखिए, लड़की अभी सयानी नहीं थी। सयानी का अर्थ होता है समझदार, अर्थात लड़की को अभी दुनिया के स्वार्थी व्यवहार की समझ नहीं थी। ससुराल पक्ष की कमजोर सच्चाइयों और समाज के बंधनों का ज्ञान नहीं था। अभी इतनी भोली भाली सरल थी। इसका अर्थ देखिए, लड़की अभी भोली भाली, सीधी साधी, सरल स्वभाव की ही थी। उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। उसे सुख का आभास, आभास शब्द का अर्थ होता है महसूस होना। सुख का आभास अर्थात विवाह के सुखों का एहसास। उसे विवाह के सुखों का कुछ कुछ एहसास तो था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। बाँचना, बाँचना शब्द का अर्थ होता है पढ़ना, और यहाँ पर बाँचना शब्द का अर्थ है समझना। दुख बाँचना अर्थात जीवन में आने वाले दुखों की समझ
ना होना, उसे वैवाहिक जीवन के झंझटों और दुखों का ज्ञान नहीं था। उसे सुख में छिपे दुखों की समझ नहीं थी। आगे चलते हैं। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। पाठिका, पाठिका का अर्थ होता है पढ़ने वाली। धुंधला प्रकाश, धुंधला प्रकाश अर्थात अस्पष्ट, ठीक से दिखाई ना देने वाला, जहाँ साफ साफ दिखाई ना दे। कहने का तात्पर्य है, बेटी को तो बस वैवाहिक जीवन के एक अस्पष्ट से प्रकाश का एहसास था, सुखों की एक अस्पष्ट सी कल्पना थी, कुछ तुकों कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कुछ तुकों कुछ लयबद्ध पंक्तियों को वह सरलता से सहजता से पढ़ना तो जानती थी, परंतु काव्य के गंभीर भावों को समझने में असमर्थ थी। जिस प्रकार से कोई कविता होती है, आप उसे लयबद्ध तरीके से तुकबंदी के साथ पढ़ तो लें, लेकिन अगर कविता का अर्थ आपको समझ में नहीं आया तो सब बेकार है। वैसे ही यहाँ पर बेटी के लिए कहा है, बेटी ससुराल में सहज सुख की कल्पना कर रही थी, जो कि अस्पष्ट थी। वह ससुराल की कठिनाइयों से परिचित नहीं थी। आगे करते हैं। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। अब यहाँ कन्यादान करते समय माँ अपनी बेटी को सीख देती है। माँ बेटी को सीख देती है, तू ससुराल में जाकर केवल अपने सौंदर्य पर मुग्ध होकर ना रहना, बल्कि सजग रहना। किसी के प्रशंसा भरे शब्दों में मत उलझना, वरना यही तुम्हारे सौंदर्य की प्रशंसा तुम्हारे बंधन का कारण बन जाएगी। तुम अपने जीवन को सदैव बंधन मुक्त रखना। आगे देखिए, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। रोटियां सेकना अर्थात जो घर की बहुएं अपने घर में खाना बनाती हैं, अपने कर्तव्य का पालन करती हैं, और जलना यानी कि अपने जीवन को नष्ट कर देना। यहाँ पर वो जो कवि हैं वो आगे यहाँ पर जो माँ के माध्यम से कहते हैं, आग के बारे में समझाते हुए माँ बेटी से कहती है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलकर मरने के लिए नहीं है। यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ माँ के मन में डर होगा कि कहीं बेटी के ससुराल वाले उसे दहेज के लिए या दबाव के लिए उसे जला ना दें, या वह परिस्थितियों के सामने कमज़ोर पड़कर स्वयं आत्मदाह ना कर ले। तो माँ बेटी से कहती है कि तुम घर गृहस्थी के काम का जरूर संभालना, परंतु किसी अत्याचार को सहन ना करना। आगे करते हैं। बंधन और आभूषण वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। वस्त्र यानी कि कपड़े, दुल्हन के कपड़े। आभूषण गहने, ससुराल पक्ष से लड़की के लिए जो सुंदर सुंदर वस्त्र और गहने जो आते हैं उनके लिए कहा गया है। शाब्दिक भ्रम, शाब्दिक भ्रम का मतलब होता है शब्दों के द्वारा किसी अवास्तविक वस्तु को वास्तविक सा दिखा देना। यहाँ इसकी समानता बहू को मिलने वाले सुंदर कपड़ों और गहनों से की गई है। वस्त्र और आभूषण भी बहू के मन में भ्रम पैदा करते हैं। भ्रम किस चीज़ का? कि उसके ससुराल पक्ष के लोग सचमुच उसे बहुत प्यार करते हैं। माँ कहती है, तुम्हें जो सुंदर सुंदर वस्त्र और गहने मिलेंगे, तुम उसके भुलावे, उसके लुभावे या उसके छलावे में बिल्कुल भी मत आना। इनके बंधन में फंसकर अपना अस्तित्व मत भूल बैठना। आभूषण सौंदर्य वृद्धि के लिए हैं, पैरों की बेड़ियां बनने के लिए नहीं हैं। नेक्स्ट, माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अब यहाँ पर इस पंक्ति में देखिए, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, अर्थात लड़की होने का अर्थ है नारी सुलभ सुंदरता, वो सभी गुण जो कि एक नारी में
होते हैं वो सभी गुण तुम अपने भीतर बनाए रखना, अर्थात कोमल व्यवहार, छोटों के लिए प्यार, बड़ों के लिए सम्मान, परिवार के प्रति कर्तव्य की भावना से परिपूर्ण रहना। पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, पर अपने भोलेपन, अपनी सरलता को उजागर मत होने देना, नहीं तो लोग तेरे भोलेपन, तेरी सरलता का गलत फ़ायदा उठाएंगे, तेरा शोषण करेंगे। तुम कभी भी कायर और कमज़ोर बनकर मत रहना, कभी भी कायर कमज़ोर मत बनना। इस तरह से सावधान और हर तरह से तुम सावधान और सजग रहना, जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों का निर्भय होकर सामना करना। तो बेटा, ये थी आपकी कन्यादान कविता, जहाँ पर कि माँ अपनी बेटी को उसकी विदाई के समय सीख दे रही है। तो मैं आशा करती हूँ ये कविता आपको समझ में आई होगी। अब इसके बाद हम करेंगे काव्य सौंदर्य। अब कविता की व्याख्या करने के बाद कविता का काव्य सौंदर्य देखिए। काव्य सौंदर्य में यहाँ देखेंगे, स्त्री जीवन के प्रति कवि हृदय की संवेदना को अभिव्यक्ति यहाँ पर मिली है। कविता में भावुकता पर बौद्धिकता की विजय नजर आती है। कविता में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। भाषा सरस, स्पष्ट तथा भावों के अनुकूल है। कविता गद्य की भांति है, जैसे गद्य होता है गद्य की भांति है, किंतु अर्थ तथा भावों की लय उसे गीति में बनाती है, उसे गाने के योग्य बनाती है। आप यहाँ पर देखेंगे जिस शब्द आए हैं, धुंधले प्रकाश, तुक, लयबद्ध पंक्तियाँ, जैसे प्रतीकों के माध्यम से पुत्री की मानसिकता को अति सुंदर ढंग से उभारा गया है। माँ के दुख को प्रमाणिक कहकर दुख की गहराई को बढ़ाया गया है। ये जो कविता है छंदमुक्त कविता है, यहाँ पर किसी छंद का जो है वो प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें ज़रा आप जो अलंकार हैं, अलंकार ज़रा यहाँ पर देखिए। जो सबसे पहली जो दूसरी पंक्ति है, लड़की को दान में देते वक्त, देते, देते में बाद में तया गया, वक्त में भी बाद में तया गया, यानी कि तयवर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर है अनुप्रास अलंकार। इससे अगली लाइन पर आइए, तीसरी लाइन पे, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, जैसे, यहाँ पर जैसे आया तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो थी, ये थी हमारी जो कविता है, कविता का काव्य सौंदर्य। तो बेटा आप इस वीडियो को बार बार देखिए और वीडियो को बार बार देखकर इसे समझने की कोशिश कीजिए।